तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहुत है कि आज के एपिसोड की शुरुआत शांति निकेतन में एक तनावपूर्ण खबर के साथ होती है। इधर मिहिर सबके सामने एक लीगल नोटिस रखता है, तो मुन्नी तुरंत समझ जाती है कि ये टिम्सी की कस्टडी के लिए मिताली ने भेजा होगा। तो मिहिर भी हाँ कहता है। ये सुनकर पूरा परिवार, खासकर परी और नंदिनी, गुस्से में आते हुए नजर आते हैं। तभी ऋतिक कहता है कि वो मिताली की इस हरकत से हैरान नहीं है, क्योंकि मिताली जैसी लड़की के लिए खुद से बढ़कर कुछ नहीं है। वो कहता है कि वो अपनी बेटी की परवाह नहीं करती, बल्कि उसको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। तभी मुन्नी कहती है कि सिर्फ जन्म देने से कोई मां नहीं बन जाता, और वे दोनों मिलकर टिम्सी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो ऋतिक मुन्नी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि टिम्सी बहुत खुशकिस्मत है कि उसको मुन्नी जैसी मां मिली है। तभी मिहिर फैसला करता है कि वे इस नोटिस को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो ऋतिक कहता है कि इस बार वे मिताली को ऐसा जवाब देंगे कि वो टिम्सी का नाम लेना भी भूल जाएगी। वे शहर के बेस्ट लॉयर को हायर करने की बात करते हैं और मिहिर को तुरंत हेमंत का ख्याल आता है। लेकिन जब ऋतिक हेमंत को फोन करता है तो उसका फोन बंद आता है। फिर उसके ऑफिस में फोन करने पर पता चलता है कि वो किसी केस के सिलसिले में मलेशिया गया हुआ है। ये सुनकर सब लोग निराश होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हेमंत जैसा लॉयर मिलना मुश्किल है। तभी शोभा को एक और नाम याद आता है और वो है गौतम। तो मिहिर को इधर शक होता है कि क्या गौतम ये केस लड़ेगा, क्योंकि पिछली बार वो परी के खिलाफ खड़ा हो गया था। लेकिन परी और शोभा को यकीन होता है कि जब चीजें बदल गई है तो गौतम भी मान जाएगा। तभी मिहिर इधर पूछता है कि उससे बात करेगा कौन। तो शोभा कहती है कि मिहिर बात करेगा। तो मिहिर को लगता है कि गौतम उसकी बात तो बिल्कुल नहीं मानेगा, लेकिन ऋतिक कहता है कि वो उसकी बात जरूर मानेगा। वो ये जिम्मेदारी लेता है कि वो खुद गौतम भैया से बात करेगा और उन्हें ये केस लड़ने के लिए मनाएगा। इधर नंदिनी को चिंता होती है कि कोर्ट की तारीख इतनी जल्दी है, तो गौतम इतनी जल्दी कैसे मानेगा। लेकिन ऋतिक पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि ये केस सिर्फ गौतम भैया ही लड़ेंगे। मिहिर भी उसको कोशिश करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ गौतम दामिनी और नकुल को अपने घर लेकर आता है। इधर घर की बिखरी हुई हालत देखकर वो उसको तुरंत साफ करने लग जाता है, लेकिन दामिनी उसको रोक लेती है और कहती है कि वे सब मिलकर बाद में कर लेंगे। इसके बाद गौतम भावुक होकर कहता है कि वो सालों से इसी दिन का सपना देखता था कि एक दिन वो ये दरवाजा खोलेगा और दामिनी और नकुल दोनों यहां होंगे। वो स्वीकार करता है कि उन दोनों से दूर रहकर उसने एक बात महसूस की है कि जिंदगी अगर है तो सिर्फ परिवार के साथ है, वरना कुछ भी नहीं। वो बताने लगता है कि वो बहुत अकेला महसूस करता था और उसकी जिंदगी अर्थहीन लगती थी। उसे लगता था कि वो क्यों और किसके लिए जी रहा है। यह सुनकर नकुल अपने पिता को संभालता है और कहता है कि नाम, काम और पैसा का तो नहीं पता, लेकिन ये नकुल हमेशा आपके लिए है डैड। इधर दामिनी भी कहती है कि और ये दामिनी भी है। तो ये सुनकर गौतम दोनों को गले लगा लेता है। इसके बाद नकुल अपने पिता से वादा करता है कि वो और मॉम हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो गौतम भावुक होकर अपने बेटे को धन्यवाद देता है, लेकिन नकुल कहता है कि धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए डैड, क्योंकि आपने एक ही स्टेप में बता दिया कि करियर और फ्यूचर परिवार से बढ़कर नहीं है। गौतम कहता है कि वो बहुत खुश है कि नकुल ये बात समझ गया है और अब उसे ये भी समझना चाहिए कि माता पिता अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। फिर वो खुद भी वादा करता है कि नकुल अपने करियर में जो भी करना चाहता है वो वही करेगा। तभी गौतम को ऋतिक का वीडियो कॉल आता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, मिहिर फोन ले लेता है और गौतम से बात करने लगता है। तभी वीडियो में नकुल आ जाता है और मिहिर उसको पहचान लेता है। फिर दामिनी भी वीडियो में आ जाती है और मिहिर ये देखकर हैरान होता है कि गौतम का परिवार उसके साथ है। तो गौतम भी खुशी से कहता है कि हाँ डैड, मेरी फैमिली वापस मेरे साथ है। तभी मिहिर उन्हें एक साथ देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अगर तुलसी यहां होती तो वो भी बहुत खुश होती। फिर खुशी के इन पलों के बाद गौतम ऋतिक से उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है। तो ऋतिक कहता है कि मिताली ने टिम्सी की कस्टडी के लिए लीगल नोटिस भेजा है। वो गौतम को विस्तार से बताने लगता है कि कैसे मिताली टिम्सी के साथ बुरा बर्ताव करती है और वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी उसके साथ रहे। इधर मुन्नी भी गौतम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें टिम्सी की कस्टडी दिलवा दे। तो इस पर गौतम सिर्फ खामोश रहता है, लेकिन तभी नकुल बीच में बोल पड़ता है। वो अपने पिता से कहता है, बच्चों से दूर रहने का दर्द आपसे बेहतर कौन जान सकता है डैड। मैं नहीं चाहता कि ऋतिक चाचू को भी यही दर्द मिले। ये केस आप लड़ेंगे डैड। दामिनी भी गौतम को याद दिलाती है कि पिछली बार उसने गलत इंसान के लिए केस लड़ा था, लेकिन इस बार वो सही इंसान के लिए लड़ेगा। तो ये सुनकर गौतम मान जाता है और ऋतिक से कहता है, मैं आ रहा हूं ऋतिक, अगली फ्लाइट से शांति निकेतन पहुंचूंगा और तेरा केस लड़ूंगा। ये सुनकर ऋतिक बहुत खुश नजर आता है और अपने भाई को धन्यवाद कहता है। दूसरी तरफ अजय अपने परिवार को परी से शादी करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे सिर्फ विरोध का सामना करना पड़ता है। उसकी मां इंदिरा उसको डांटती है और कहती है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और तू उसी दूध से दोबारा जलना चाहता है। अजय के पिता भी कहते हैं कि वे एक बार बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और उसकी सजा भुगत भी चुके हैं, तो वे दोबारा उस दर्द से नहीं गुजरना चाहते।
लेकिन अजय उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है कि इतने सालों में परी बहुत बदल गई है, लेकिन इंदिरा सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि भले ही परी देवी बन गई हो, लेकिन वे उसे इस घर में वापस नहीं लाएंगे। अजय की बहन प्रिया भी कहती है अजय को कि वो सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वो नहीं भूल सकती कि परी ने उसके साथ क्या किया था। इधर ये सीन एक परिवार के गहरे जख्मों को दिखाता है। वे सिर्फ अजय की शादी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस अपमान और दर्द को फिर से जीने से डर रहे होते हैं जो उन्हें परी की वजह से मिला था। इसके बाद अजय दोबारा कहता है कि परी अब एक अच्छी माँ और बेटी बन गई है, लेकिन इंदिरा कहती है कि वो कभी एक अच्छी बहू नहीं बन सकती, क्योंकि इंसान की फितरत नहीं बदलती। अजय के पिता भी कहते हैं कि अब तो उसके साथ एक बेटी भी है, तो क्या अजय जिंदगी भर दूसरों की औलाद को संभालेगा। तभी इंदिरा गुस्से में कहती है कि परी ने शादी को मजाक बना रखा है, जैसे वो कोई साड़ी हो, एक पहनी, पसंद नहीं आई तो फेंक दी और दूसरी ले आई। वो कहती है कि परी का नाम उसकी माँ बाप ने सही रखा है, वो परी बनकर उड़ती रहती है, लेकिन उन्हें उसके साथ नहीं उड़ना। जब अजय गारंटी लेता है कि परी अब बदल गई है, तो इंदिरा उसे एक आखिरी अल्टीमेटम देती है। वो कहती है आज तुझे फैसला करना ही होगा, वो लड़की चाहिए या हम चाहिए, लेकिन याद रख अगर तू उस लड़की को इस घर में लाया तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। यह सुनकर अजय भी अपना आखिरी फैसला सुनाता हुआ नजर आता है। वो कहता है ठीक है, तो आप लोग भी मेरा आखिरी फैसला सुन लो, अगर शादी के बाद परी इस घर में नहीं आएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा, मैं भी परी के साथ चला जाऊंगा। इतना बोलकर अजय अपना फैसला सुनाकर वहां से निकल जाता है। दूसरे सीन में शांति निकेतन में एक और जरूरी चर्चा चल रही होती है। इधर वल्लभ भाई मिहिर को बता रहे होते हैं कि उन्होंने कल ही नोएना के साथ पार्टनरशिप खत्म करने के लिए मीटिंग बुला ली है। तो मिहिर इस पर थोड़ा हिचकिचाने लगता है, क्योंकि तुलसी भी यहाँ पर नहीं होती और मिताली ने भी एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। लेकिन ऋतिक और शोभा दोनों मिहिर पर दबाव डालते हैं कि यह मीटिंग बहुत जरूरी है और इसे टाला नहीं जाना चाहिए। ऋतिक कहता है कि गौतम भैया आ रहे हैं तो वो मिताली का मामला संभाल लेंगे, लेकिन नोएना को बिजनेस से बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है। उनकी बातों को मानकर फिर मिहिर कल मीटिंग करने के लिए तैयार होता हुआ नजर आता है। फिर वल्लभ भाई के जाने के बाद माहौल थोड़ा शांत होता हुआ नजर आता है। परी सबके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन तभी शांति निकेतन में इंदिरा की एंट्री होती है। वो आते ही परी पर ताने कसना शुरू कर देती है और कहती है घर के बाहर कुछ और रूप है तेरा और घर के अंदर एकदम आदर्श बेटी बन रही है। तभी मिहिर इंदिरा को पूछता है कि हुआ क्या है और उसकी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया है कि वो इस तरह से बात कर रही है। तो इस पर इंदिरा के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आता है। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द और गुस्सा फूट पड़ता है। वो मिहिर को याद दिलाती है कि कैसे सालों पहले परी ने उसके बेटे अजय का दिल तोड़ा था और उनके परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। वो कहती है कि आज इतने सालों बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक बार फिर उसी परी की वजह से उसका बेटा अजय अपने ही माँ बाप और अपने ही परिवार से रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहा है। वो कहती है और आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं। तो इंदिरा का यह इल्जाम पूरे परिवार को हैरान करता हुआ नजर आता है। ऋतिक, मिहिर, शोभा, नंदिनी और खुद परी भी हैरानी से उसको देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बात इतनी बढ़ गई। अगला सीन हमें अंगद और वृंदा का दिखाया जाता है, जहां शुरुआत वहीं से होती है जहां वो लोग बोर्डिंग स्कूल से लौट रहे होते हैं। रास्ते में गाड़ी रुकती है और सामने अचानक फैक्ट्री के वर्कर्स खड़े मिलते हैं। उनको देखकर दोनों चौंकते हुए नजर आते हैं। जैसे ही दोनों गाड़ी से उतरते हैं, बीकू सीधे अंगद से जवाब मांगता है कि आखिर मामला क्या है और वो वृंदा के साथ क्यों है। इधर मंगल तुरंत बीच में पड़ता है और कहता है कि उसे पहले से शक था कि यह लड़का ठीक नहीं है और अब उसका असली चेहरा सामने आ गया है। फिर मंगल सबके सामने अंगद को गद्दार बताने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो अंगद का कॉलर पकड़ लेता है और बाकी लोग भी उसके ऊपर हाथ उठाने लगते हैं। जब अंगद पर हमला होने लगता है तभी वृंदा आगे आती है और उसको छुड़ाती है। इसी दौरान मंगल गुस्से में वृंदा पर भी हाथ उठाने जाता है, लेकिन अंगद उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर मंगल वृंदा को सिर्फ इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो एक औरत है। फिर वो अंगद को धमकी भी देता है कि उसका हिसाब वो बाद में करेगा। तभी वृंदा गुस्से में सब पर चिल्लाती है और कहती है कि यही है उनकी एकता कि जिसने उनके लिए वृंदा पर पत्थर फेंका था आज वे उसी पर हाथ उठा रहे हैं। भारती इधर पूछती है कि वो दोनों साथ में क्या कर रहे थे। इस पर वृंदा एक झूठी कहानी बनाती है। वो कहती है कि उसने अंगद को एक इन्वेस्टर मीटिंग में साथ ले जाने की गलती की ताकि वो दिखा सके कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में कितना तालमेल है। वो कहती है कि उसे अब एहसास हो रहा है कि असली प्रॉब्लम वर्कर्स ही हैं जो तरक्की नहीं चाहते। इसके बाद वृंदा अंगद से माफी मांगने का नाटक करके वहां से चली जाती है। अब सारे वर्कर्स अंगद को घेर लेते हैं। मंगल पूछता है कि अगर उसे मैडम के साथ जाना ही था तो वो चोरों की तरह छिपकर क्यों गया। तो अंगद बहाना बनाता है कि मैडम ने उसे अचानक बुला लिया और उसके पास किसी को बताने का समय ही नहीं था। जब उससे पूछा जाता है कि वो रात में मुंह छिपाकर क्यों निकला था तो वो कहता है कि उसे ठंड लग रही थी। इसके बाद अंगद एक नया ड्रामा शुरू करता है। वो कहता है कि उसे अब यहां नहीं रहना क्योंकि उसे हर बात का जवाब देना पड़ता है। वो कहता है कि वो किसी का गुलाम नहीं है। जब वो विश्वास करने की अपील करता है तो भारती उसका साथ देती है और कहती है कि अंगद पर शक करना गलत है क्योंकि उसी ने उन सबके कहने पर मैडम पर पत्थर फेंका था।
तभी बीकू भी मामले को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अंगद अपना नाटक जारी रखता है और कहता है कि उसे मंगल से प्रोटेक्शन चाहिए वरना वो काम नहीं करेगा। तो बीकू उसको चुप कराता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। अगले सीन में वृंदा फैक्ट्री में काम कर रही होती है। तभी एक महिला एम्प्लॉय उसके पास टिफिन लेकर आती है। वो बड़े प्यार से वृंदा को दाल कचौड़ी खाने के लिए कहती है, जो वो खास उसके अपने घर से बनाकर लाई होती है। तो वृंदा उसके इस अपनेपन से बहुत इंप्रेस होती है। वो मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करती है, लेकिन बड़े ही विनम्रता से कहती है कि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और उसका व्रत है, इसलिए वो इसे खा नहीं पाएगी। तभी विक्रांत वृंदा को ताना मारता है कि उसको देखकर लगता नहीं कि वो इस तरह के धार्मिक रीति रिवाजों और व्रतों को भी मानती होगी। तो इस पर वृंदा कहती है और पूछती है, तो फिर मुझे देखकर क्या लगता है? तो विक्रांत तुरंत बात को घुमा देता है और कहता है कि उसका कहने का यह मतलब था कि फैक्ट्री में नवरात्रि का त्योहार बहुत ही बड़े और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। दूसरी तरफ भारती भी अंगद को उसी नवरात्रि महोत्सव के बारे में बता रही होती है। वो कह रही होती है कि कैसे यहाँ सुंदर सुंदर झांकियां निकलती है और कैसे अपने ही लोग राम और सीता का किरदार निभाते हैं। अंगद पूछता है कि ये कैसे तय होता है कि कौन राम बनेगा और कौन सीता? तो भारती बताती है कि यह पूरी तरह से किस्मत का खेल है। एक मटकी में चिट डाली जाती है और जिसके नाम की चिट निकलती है वही उस साल का राम या सीता बनता है। वहीं इधर वृंदा को भी एक नया आइडिया आता है। वो सोचती है कि इस महोत्सव के बहाने वो वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक साथ ला सकती है। अगले ही पल वृंदा सारे वर्कर्स को इकट्ठा करती है और एक बड़ी घोषणा करती है। वो कहती है कि इस साल मैनेजमेंट भी इसी महोत्सव में पूरा सहयोग देगा। खाने पीने, पूजा का सामान और कस्टम्स सब कुछ मैनेजमेंट की तरफ से होगा। फिर वो बीकू को बुलाती है और कहती है कि फंड्स भले ही मैनेजमेंट देगा, लेकिन इस आयोजन को संभालेंगे वही, जैसा कि वे हर साल करते आए हैं। ये सुनकर सारे वर्कर्स खुश नजर आते हैं और तालियां बजाते हैं। इधर बीकू भी घोषणा करता है कि इस साल ये प्रोग्राम मैनेजमेंट और मजदूर मिलकर मनाएंगे और कल शाम को चिट निकालकर राम सीता का चुनाव होगा। लेकिन जहां एक तरफ एकता की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक नई साजिश रची जा रही है। विक्रांत और उसके आदमी शराब पी रहे होते हैं और इस बात से परेशान होते हैं कि कल एक नया कंसाइनमेंट आने वाला है और वृंदा के रहते वे उसमें से माल कैसे गायब करेंगे। लेकिन विक्रांत के दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा होता है। वो कहता है कि इस बार उनका काम और भी आसान हो जाएगा। वो अपने आदमियों को कहता है कि जब सबकी नजर महोत्सव पर होगी तब डब्बा गायब होगा। उसकी ये बात साफ इशारा करती है कि वो इस पवित्र त्योहार का इस्तेमाल अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए करने वाला है। अगली सुबह फैक्ट्री में उत्सव का माहौल होता है। सब लोग चिट निकालने के लिए जमा हुए होते हैं। इधर विक्रांत वृंदा को पहली चिट निकालने के लिए कहता है, लेकिन वर्कर्स के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है कि यह हक तो बीकू दादा का है जो हर साल ये रस्म निभाते आए हैं। तो वृंदा तुरंत स्थिति को संभालती है। वो विक्रांत को बताती है कि सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता आया है। इसके बाद वृंदा बीकू को सम्मान के साथ आगे बुलाती है और उनसे चिट निकालने के लिए कहती है। लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही होती है। भारती जो भीड़ में बैठी होती है मन ही मन मुस्कुरा रही होती है और सोचती है चिट्स तो बहुत है लेकिन नाम तो एक ही है। फिर फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि कैसे भारती ने चुपके से चिट्स वाले बॉक्स में से सारी असली चिट्स निकालकर अपने बैग में डाल दी थी और उनकी जगह अपनी बनाई हुई नकली चिट्स रख दी थी। फिर वो खुद से एक ही चिट निकालती है जिसमें अंगद का नाम लिखा होता है और वो कहती है हमारे राम बनेंगे अंगद। फिर वो सीता वाली चिट निकालती है जिसमें भारती लिखा होता है और खुशी से कहती है कि सीता बनेगी भारती, अंगद और भारती, राम और सीता। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और बीकू राम जी वाले बॉक्स में से एक चिट निकालता है। बीकू सबके सामने उस चिट को खोलता है और जोर से घोषणा करता है कि इस बार जो राम जी बनेंगे उनका नाम है अंगद। ये सुनकर भारती की आंखों में एक जीत की चमक आती हुई नजर आती है। इधर वृंदा भी हैरानी और शायद थोड़ी खुशी के साथ अंगद की तरफ देखती है। अंगद भी इधर खुद हैरान होता है कि उसका नाम कैसे आ गया। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड और इसका अपडेट आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि क्योंकि सांस भी कभी बहुत है कि अगले धमाकेदार एपिसोड का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।